हेलो गाइस, सो वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, वर्ड सुनते ही एक चीज तो पता पड़ गई होगी सर चैप्टर ये बहुत बार कहीं ना कहीं वर्ड आ गया अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, इसके थोड़े से टेक्निकल वर्ड पढ़ने और कुछ नहीं करना है, बाकी सब बेसिक है। अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स का होता है भाई, गांव में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और क्यों होता है, देन अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कारण है, मतलब कॉजेज हैं, ये सब चीजें इस चैप्टर में हैं। अपने को इसको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा टेक्निकल टर्म के साथ हमारी कॉपी में उतारना है। हाँ जी सर, क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है और चैप्टर का वेटेज कितना है? चैप्टर का वेटेज लगभग 4 मार्क्स मान लो। और सबसे पहले अपने को शुरू करना है टेक्निकल टर्म से। पहला टेक्निकल टर्म है वर्कर। सर ये क्या है? ये तो नॉर्मल वर्ड है। हम लोग एक चीज बहुत बड़ी भूल जाते हैं, दैट हम लोग एम्प्लॉयमेंट वर्ड या फिर रोजगार हिंदी में बोलूं तो वर्ड यूज करते हैं, तो अपन लोग क्या करते हैं, इंसान के बारे में बोलते हैं, ह्यूमन। दिस ह्यूमन इज अनएम्प्लॉयड। मैं बस आपको ये बोलना चाहता हूं, अपने इंडियन इकोनॉमिक्स में टेक्निकल वर्ड है वर्कर। वर्कर क्या होता है सर? वर्कर जनरली, आज आप लोग देखो, हम लोग वर्कर हैं, कोई और वर्कर है। वर्कर क्या है? वर्कर जो खुद का काम कर रहा है या फिर किसी के अंडर जॉब कर रहा है। तो जो खुद का काम कर रहा है उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, जिसका कोई बॉस नहीं है, जिसको किसी को जवाब नहीं देना है, खुद के डिसीजंस हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर इज अ पर्सन नॉट हैविंग सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। कोई सुपीरियर है ही नहीं, वो सबऑर्डिनेट है ही नहीं। तो ऐसे बिजनेसमैन और कोई भी, आज मैं, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड है। और दूसरी बात करें, हायर्ड वर्कर, जो कि किसी से सैलरी ले रहा है या किसी से वेजेस ले रहा है, वो हायर्ड है। मतलब कि एक बैंक का मैनेजर या फिर कहीं कोई भी अपन एम्प्लॉय की बात करें कंपनी में, तो वो हायर्ड वर्कर पे। हायर्ड में भी एक होता है रेगुलर हायर्ड, जो मेरे यहां 30 दिन काम करने वाला है, मतलब कि जो किसी कंपनी में एम्प्लॉय एक रेगुलर हायर्ड वर्कर है। रेगुलर हायर्ड वर्कर इज अ पर्सन हैविंग सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ही गेट्स पेमेंट ऑन 30 डेज बेसिस, मतलब कि हर महीने उसको सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है। एंड उसका एग्जांपल ले लो तो बैंक मैनेजर या कोई भी और एग्जांपल ले लो, वो रेगुलर हायर्ड है। तो सर लेबर किस में आएगी? इसमें आएगी। कारपेंटर ये सब किस में आएंगे? इसमें आएंगे। जो भी इंसान, जो भी जना, ऐसा वर्कर जो कि डेली बेसिस पे काम कर रहा है। कैजुअल वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस, डेली वेजर भी बोलते हैं। लेबर कौन है? कैजुअल वर्कर। हायर्ड कैजुअल वर्कर भी लिखा होगा बहुत जगह। तो अपन आ जाते हैं वर्कर के टाइप्स पे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्कर, विच वन इज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड अनदर वन इज हायर्ड वर्कर। हाँ जी, ये थी हमारी पहली चीज। अब दूसरी चीज अपन लोग क्या कर सोचते हैं यार, भारत देश में करीब करीब 132 करोड़ की पॉपुलेशन है। सारे जने सर एम्प्लॉयमेंट में काउंट होते होंगे क्या? थिंक अबाउट इट, अगेन थिंक अबाउट इट। मैं क्या टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं? मैं पढ़ाने जा रहा हूं कुछ टेक्निकल टर्म, जैसे कि पहली है लेबर फोर्स। क्या है सर ये लेबर फोर्स? मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अपनी भारत देश की पॉपुलेशन में, अपन आज बात करें स्टूडेंट्स की, आप बात करो ओल्ड एज की, आप बात करो हैंडीकैप्ड, स्पेशली एबल्ड, क्या ये लोग एम्प्लॉयमेंट में काउंट होने भी चाहिए? क्या ये लोग रोजगार, मतलब एम्प्लॉयमेंट के रेशियो में भी आने चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। और आते भी नहीं है। कैसे सर, समझाओ। मैं पहली चीज समझाता हूं। पहला टर्म समझ लो, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स अगर समझ में आ गया, ऑटोमेटिकली टॉपिक क्लियर है गाइस। अब लेबर फोर्स है क्या? अपने भारत देश की पॉपुलेशन में से कोई एक मैं फिगर ले लेता हूं। 132 करोड़ की पॉपुलेशन में से मान लो 32 करोड़ काम करना ही नहीं चाहते या कर नहीं सकते, वॉट एवर वी कैन से। 100 करोड़ लोग काम कर सकते हैं, मैं मान के चलता हूं, चलो थोड़ा और कम कर लेते हैं। 70 करोड़ लोग 132 करोड़ में से काम कर सकते हैं। बाकी के बचे हुए 62 करोड़, वो या तो बच्चे हैं या ओल्ड एज की कैटेगरी है। मतलब कि 70 करोड़ को सर आप क्या बोलोगे? 70 करोड़ मैं बोल रहा हूं काम कर सकते हैं। दे आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क। काम कर सकते हैं एंड काम करना चाहते हैं। ऐसी 70 करोड़ की जनता को आप बोलोगे लेबर फोर्स। सर थोड़ा सा एक बार वापस समझा दो, सुनो। 132 करोड़ में से कितने काम नहीं कर सकते, या फिर जो बच्चों की कैटेगरी या फिर ओल्ड एज में आते हैं, वो है 62 करोड़। काम कितना कर सक रहे हैं, कौन करना चाहते हैं? 70 करोड़। 70 करोड़ लोग काम करना चाहते हैं, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी लेबर फोर्स। व्हाट इज लेबर फोर्स गाइस? लेबर फोर्स वो है जो काम कर सकते हैं आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन।
आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन द नंबर ऑफ वर्कर्स विलिंग टू वर्क। अच्छा सर 70 करोड़ की जनता आप बोल रहे हो काम करना चाहती है, क्या सबको जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली नहीं मिल रही। कितनों को मिल गई? मानो 62 करोड़ को मिल गई। 62 करोड़ जॉब कर रहे हैं, मतलब कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, वो हायर्ड भी हैं। 62 करोड़ को जॉब मिल गई, उनको क्या बोलोगे? वर्कफोर्स। मतलब 70 करोड़ में से, लेबर फोर्स में से 62 करोड़ लोगों को जॉब मिल गई। क्या बोलोगे इसमें? दोज पर्संस हु आर विलिंग टू वर्क एंड गेटिंग वर्क आउट ऑफ द टोटल लेबर फोर्स। देखो पढ़ो, आउट ऑफ द टोटल लेबर फोर्स द नंबर ऑफ पर्संस गेटिंग वर्क इज नोन एज वर्कफोर्स। अच्छा सर मतलब 8 करोड़ की जनता क्या हुई? अनएम्प्लॉयड। 70 करोड़ काम करना चाहते थे, 62 करोड़ को जॉब मिल गई। मैं बात कर रहा हूं 8 करोड़ क्या हुआ? अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? लेबर फोर्स माइनस वर्कफोर्स। लेबर फोर्स में से वर्कफोर्स हटा दो। अनएम्प्लॉयमेंट की रेट निकालनी पड़ती होगी भाई, हर चीज की रेट निकालता है इकोनॉमिक्स में हर जना। तो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट में अपन को क्या करना है? 8 करोड़ अपॉन लेबर फोर्स इनटू 100, ये है अपनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एक लास्ट टेक्निकल टर्म और बची है, इसके बाद में उसको अलग से समझाना चाहूंगा, विच इज लेबर सप्लाई। देखना अभी यहां पे। सो लेबर सप्लाई, अब लेबर सप्लाई क्या होती है? लेबर सप्लाई इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मैन डेज ऑफ वर्क। क्या है सर ये मैन डेज ऑफ वर्क? देखो सिंपल मैं आपको समझाता हूं। अभी मैंने एग्जांपल लिया, 70 करोड़ की जनता काम करना चाहती है, 62 करोड़ को जॉब मिल गई। अब देखो कोई जना ऐसा होता है जो ओवर टाइम करता है। सर ओवर टाइम क्वेश्चन मार्क, क्या है ये ओवर टाइम? अभी यहां पे अपन देखते हैं। देखो कोई जना 8 घंटे काम कर रहा है, तो ये कैलकुलेट होता है एक इंसान के बराबर, एक वर्कर के बराबर, ठीक है। मतलब आज रिलायंस, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये एक वर्कर को कैसे कैलकुलेट करती है? कभी भी ये नहीं देखती एक ह्यूमन बॉडी खड़ी है, इनके लिए एक वर्कर है, मतलब इस इंसान ने, इस जने ने 8 घंटे काम किया। 8 घंटे, 8 आवर्स इज इक्वल टू वर्कर। चलो अपन मजदूर की बात करते हैं, सिंपल लेते हैं। लेबर, कोई भी कंपनी में आज लेबर काम कर रही है, 8 घंटे उसका टाइमिंग है काम करने का, उसको 400 रुपया मिलता है उसकी वेजेस, 400 रुपया उसकी वेजेस मिलती है। 400 रुपया इज इक्वल्स टू 8 आवर्स इज इक्वल्स टू 1 वर्कर, करेक्ट। अब मैं आपको बोल रहा हूं वही इंसान अगर 16 घंटे काम करे तो, इंसान एक है, इंसान एक है, काम कर रहा है 16 घंटे, तो आप बोलोगे सर यहां पे लेबर सप्लाई हो गई 2। वापस सुनना, लेबर सप्लाई हो गई 2, मतलब इंसान एक है बट 16 आवर्स ड्यूटी मींस इट इज कैलकुलेटेड एज 2 वर्कर एंड ही विल बी पेड 800 रुपीज। तो लेबर सप्लाई है क्या? इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ मैन डेज ऑफ वर्क। मैन डेज ऑफ वर्क मतलब 8 आवर्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, इंसानों के अकॉर्डिंग कैलकुलेट नहीं होता है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे गाइस, जो कि है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मैं पहले स्टार्ट करूं उससे पहले बता दूं 9 टाइप्स आपको टोटल पढ़नी है। 9 टाइप्स अपने 12th के कोर्स में अभी अपने को पढ़नी है अनएम्प्लॉयमेंट की, जिसमें से 4 मैंने मेंशन कर दिए। सर आपने 2 ही तो मेंशन करी है, टोटल 4 मैं इंडिकेट कर चुका हूं, 2 टाइप्स इंडिकेट कर चुका हूं। एम्प्लॉयमेंट या तो रूरल एरियाज में पाया जाता है या अर्बन एरियाज में, मतलब कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एक चीज है और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट एक चीज है। तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में आपको कौन सी ऐसे बेरोजगारी के केस गांव में दिखते हैं? एक तो देखो खेतीबाड़ी का सबसे पॉपुलर एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है? खेतीबाड़ी में 15 जने मिलके उगा रहे हैं 100 किलो गेहूं, वही काम 5 जने भी कर सकते थे, वही काम 7 जने भी कर सकते थे। तो बाकी के जो ये 10 लोग हैं वो क्या है? वो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड पीपल। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर व्हेन मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग। मेरे से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, सर ये तो आजकल अर्बन एरियाज में भी बहुत है, बहुत जगह गवर्नमेंट की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं ये बोल रहा हूं ये केस सबसे ज्यादा यहां पे देखने को मिलता है, इसीलिए इसके अंडर लिखा है, ऐसा नहीं है सिर्फ इसका पार्ट है। दूसरा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो आज खेतीबाड़ी में 2 सीजन है मेनली, खारिफ और राबी। खारिफ सीजन और राबी सीजन, क्या है खारिफ और क्या है राबी? खारिफ सीजन में कुछ लोग ग्रोथ करते हैं, गेहूं ये सारी चीजें, और राबी सीजन में वो लोग फ्री बैठे रहते हैं। तो आप लोग इनको क्या बोलोगे कि भाई सर 6 महीने तो काम नहीं है, 6 महीने इनका सीजन ही नहीं है और 6 महीने इनका सीजन है, इसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो when people work in particular season and remain unemployment in the rest season like Kharif and Rabi, they are known as seasonal unemployed people, mainly and commonly found in rural areas। ये हो गया। कैसे लिखना है सर? मैंने लैंग्वेज प्रॉपर ही लिख रखी है, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करनी है, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है। कितने मार्क्स का आएगा? हार्डली 3 मार्क्स या 2 मार्क्स।
तो आपको इसको डिटेल में समझाना है, और एक नहीं आएगा, दो आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इधर, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, शहरों में कौन सा मिलता है सर? एक तो बहुत पॉपुलर एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, लोग पढ़ाई कर ले रहे हैं, इतना आगे बढ़ जा रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स। मतलब एक पर्सन एडुकेटेड है बट उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो इसको क्या बोलोगे? एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा सर इधर बात करें इंडस्ट्रियल की, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। आज देखो इंडस्ट्री के पैटर्न रोज बदल रहे हैं काम करने के, हर चीज ऑनलाइन आ रही है, धीरे धीरे सेल्स का पैटर्न बदल गया। पहले एकदम एक रजिस्टर वाला बंदा खड़ा रहता था, कितना माल गया कितना माल आया। अब एक एप्लीकेशन बन गई है जिसमें ट्रांजिट तक सिर्फ मैनेजर कर रहा है और ट्रांजिट वाला मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाला बंदा दिख रहा है, मतलब कोई चैनल बीच में है ही नहीं, इतने सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया गया। तो जब इंडस्ट्री का वर्किंग पैटर्न बदलता है, व्हेन द पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग चेंजेस, या फिर जब टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी आती है, आज आप देख लो कोई भी एग्जांपल ले लो टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी का, कि भाई टेक्नोलॉजी आ गई, इस इंसान को काम का नहीं, निकाल दो, तो अल्टीमेटली इसको बोलोगे इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, कॉमनली फाउंड इन अर्बन एरियाज। गाइस अब देखो ये अपन ने भी जो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े, रूरल अर्बन पढ़ लिया, अब ये 5 और अदर कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। सर ये कौन सी कैटेगरी में? कैटेगरी रूरल अर्बन ऐसी कुछ नहीं है, अदर कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो दिखाई देते हैं। पहला साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये मेरे को सबसे बढ़िया लगता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये सबके धंधों में, बिजनेस में, सारे जगह ये अनएम्प्लॉयमेंट दिखता है। साइक्लिकल, डिपेंडेंट ऑन बिजनेस साइकिल। सर ये क्या बोल रहे हो? बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल या फिर ट्रेड साइकिल एक ही चीज है। अच्छा ये देखो इधर, ये मैंने बनाया है इसका एक छोटा सा डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए। हर बिजनेस में बूम, रिसेशन, डिप्रेशन या रिकवरी, ये 4 फेज आते हैं, हर बिजनेस में आते हैं। आज मैं इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं ये पूरा समझाने के लिए। आप लोग देखो एक टेंट वालों का, टेंट वाले मतलब इवेंट वालों का बिजनेस है। इवेंट वालों का बिजनेस कब चलेगा? जब शादियां सबसे ज्यादा होंगी, मतलब अपन टाइम लेके चलते हैं। मतलब सर आप ले लो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 तो पीक मंथ्स हैं। पीक मंथ है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब वो बूम पे होंगे। फिर फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, ये लमसम सर ये रिसेशन वाला टाइम पीरियड होता है, थोड़ा थोड़ा बिजनेस कम हो रहा होता है। जून और जुलाई ये तो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, मतलब मई, जून, ये सारा जो एंडिंग हो रहा होता है ये तो आ जाता है डिप्रेशन। और वापस से अगस्त के बाद मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये चलता है रिकवरी। मतलब रिकवरी सबसे बढ़िया फेज है पहला। दूसरा बूम सबसे बढ़िया फेज है, सब पावर में होता है। टेंट वाला बोलता है जितनी लेबर लेके आओ, दिसंबर में सारी लेबर से काम करवा सकता हूं, इतना मेरे पास बिजनेस है। तो बूम और रिकवरी में वो एक बुल की तरह रिएक्ट करता है। बुल मतलब वो एक बुलिश एक्सपेक्टेशन में होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, तुम बताओ, तुम ही खुद सोचो, क्या इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा या एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा? एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि वो बूम पे और रिकवरी के फेज पे है, उसका बिजनेस बढ़िया चल रहा है और वो इस बिजनेस साइकिल के द्वारा एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ाएगा। बट जब उसका बिजनेस मई, जून में होगा तो वो 100 लेबर क्या 10 लेबर को भी नहीं रखेगा, इतनी 90 लेबर को वो निकाल देगा, बोले काम ही नहीं है यार, क्या रखूं करके। तो अल्टीमेटली ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं जो कि रिसेशन और डिप्रेशन की होती है, उसको बोलते हैं बियरिश, सहन करने वाली, बियरिश। ऐसी सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ता जाता है। तो बिजनेस साइकिल क्या बता रही है? बिजनेस साइकिल साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बता रही है। व्हाट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट? व्हेन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज सिचुएशन ऑफ बुलिश एक्सपेक्टेशंस, then a person has higher rate of unemployment, then the economy has higher rate of employment, and during bearish situations या bearish expectations the economy has greater level of unemployment। तो इसको बोलते हैं cyclical unemployment। इजी था, एक बार वापस सुनना इसको, बहुत इंटरेस्टिंग था ये। नेक्स्ट आ जाओ दूसरे पे, कौन सा? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जब स्ट्रक्चर में बदलाव होता है किसी भी स्ट्रक्चर में, ये इसका मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं। आज अगर आप लोग देखो, कंप्यूटर आने के बाद जो वो रजिस्टर वाला काम करता था उसका काम बंद हो गया। कैमरा आने के बाद बहुत सारे सिक्योरिटी वालों की जॉब निकाल दिया, आधे से कम कर दिया सिक्योरिटी वालों को। देन उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें, वो ऑटोमेटिक गेट ओपन होता है तो गेट कीपर की जॉब चली गई। मतलब कि वेरियस जॉब्स आर बीइंग, मतलब वेरियस पर्संस आर बीइंग अनएम्प्लॉयड ड्यू टू अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी।
मशीनों को ले आ रहे हैं कंपनी में, बोल रहे हैं 10 जनों को यार तुम लोग जाओ, तुम्हारी जगह तो मशीन आ गई है। इस सिचुएशन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। When due to change in technology a worker is removed from the job is known as structural unemployment। easy language लिख रखी है। अभी इस टॉपिक के बाद नोट्स देखना, प्रॉपर लैंग्वेज उसमें आएगी, मतलब अभी क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा, कोई इसका पर्टिकुलर टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, सीधा ही आएगा, बट आप लैंग्वेज के लिए उसको देखना। थर्ड आते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शन वर्ड ही साइंस का वर्ड है। टाइम, फ्रिक्शन मतलब टाइम। कुछ टाइम पीरियड के लिए जब कोई इंसान अनएम्प्लॉयड होता है, आज प्रेगनेंसी पीरियड देख लो, प्रेगनेंसी पीरियड में 5 महीने जो लास्ट के होते हैं उसमें एक लेडी अनएम्प्लॉयड रहती है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। अच्छा, मुझे जॉब छोड़ के मुंबई जाना है, कहीं और जाना है जॉब करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ टाइम के लिए माइग्रेट होने के लिए बोलूंगा यार 7-8 दिन की या फिर करीब करीब 3 महीने तक की इतने टाइम की छुट्टी तो चाहिए, शिफ्ट होना है, ये करना, वो पीरियड क्या कहलाएगा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। लिख रखा है मैंने माइग्रेशन, प्रेगनेंसी ब्रेक एक्सेट्रा, कोई भी चीज जो स्मॉल स्पेन ऑफ टाइम के लिए हो। When a person remains unemployed for a small span of time is known as frictional unemployment। Guys, टॉपिक को आसानी से समझो, ठीक है। वीडियो देखने में क्या थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए होता है, मोबाइल को पकड़ के रखने में थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए होता है, थोड़ा सा बिल्डअप करो कंसंट्रेशन, यू टॉपिक क्लियर होंगे आपके। आगे देखते हैं विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट, जैसे पहले तो मैं बताता हूं, मैं पढ़ा क्या रहा हूं, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब जो वर्थ से कम काम हो, जैसे कि मैं चाहता हूं 8 घंटे काम करना, बट मान लो मिल ही नहीं रहा है ही 4 घंटे काम, तो मुझे क्या बोलोगे, विजिबल अंडर एम्प्लॉयड। आई वॉन्ट टू वर्क 8 आवर्स स्टैंडर्ड टाइम, बट आई एम गेटिंग ओनली 4 आवर्स वर्क, विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि पूरे दिन काम कर रहा है आदमी, फिर भी वो अंडर एम्प्लॉयड है। ये क्या है सर? इनविजिबल मतलब कि आज आप ले लो, एक इंजीनियर है, उसको सैलरी मिलनी चाहिए कम से कम 40,000 रुपए, पर मिल रही है 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, तो ये क्या है? वो पूरे दिन 8 घंटे काम करने के बाद सैलरी इतनी कम ले रहा है, तो वो दिखाई तो दे ही नहीं रहा है ना भाई अंडर एम्प्लॉयड है, बट वो इनविजिबली अंडर एम्प्लॉयड है। इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब व्हेन अ पर्सन वर्थ सैलरी इज 25,000 बट गेटिंग 10,000, ये सिचुएशन इनविजिबल है। और विजिबल में आवर्स के हिसाब से काम करना चाहता हूं 8 घंटे, मिल रहा है 4 घंटे। अच्छा भाई, लास्ट ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, सिंपल केस है तो बहुत सिंपल, जब इंसान काम करना चाहता है, कोई भी इंसान, पर उसको जॉब मिल नहीं रही है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज द वेरी सिंपल केस, when a person is willing to work but not getting work is known as open unemployment। मैं चाहूंगा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींचो, स्क्रीनशॉट के बाद एक क्वेश्चन अपेयर होगा जिसकी प्रॉपर लैंग्वेज बताएगा, वो देखना आप लोग। गाइस, अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं अपन, कुछ टेक्निकल टर्म्स अपने को पढ़नी है। पहली टेक्निकल टर्म है कैजुअलाइजेशन। इसका एक क्वेश्चन है, मैं आपको लास्ट वीडियो 15th वीडियो जब लॉन्च होगा ना, जो मैं जनरली सारे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं, वीडियो भी काफी देर का होगा, तो उसके अंदर इसके क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको। कैजुअलाइजेशन का एक ट्रेंड वाला क्वेश्चन है। सर ट्रेंड वाला क्वेश्चन क्या है? मतलब आज अभी क्या है, 2021 का जो पेपर आने वाला है, तो उसके अंदर अपन देखेंगे ट्रेंड वाले क्वेश्चन आएंगे। मतलब आपको एक बॉक्स गिवन होगा, उसमें ट्रेंड गिवन होंगे, इतनी लेबर है, इतनी जनता लेबर की बढ़ गई, ये आपको 1991 2010 ऐसे डेटा गिवन होगा, तो डेटा के अकॉर्डिंग उसको आपको एनालाइज करके और आंसर देना है, वो मैं उसमें बताऊंगा। कैजुअलाइजेशन पहले समझ लेते हैं क्या। कैजुअलाइजेशन एक्चुअल में एक प्रोसेस है। अब मैंने आपको 10 बार बता दिया हर वीडियो में, ऑब्वियसली ऑलमोस्ट, जेशन वर्ड जिसके पीछे भी आ जाता है, अर्बनाइजेशन, कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये क्या है? जेशन, उस सेक्टर का बढ़ना। अर्बनाइजेशन मतलब अर्बन सेक्टर का बढ़ना, ठीक है। तो अपन आ जाते हैं इधर, कैजुअलाइजेशन मतलब कैजुअल वर्कर का बढ़ना। कैजुअल वर्कर सर अभी तो पढ़ाया, जस्ट फर्स्ट स्लाइड है। क्या था कैजुअल वर्कर? वो बंदा जो डेली वेजेस पे काम करता है, एक मजदूर, वो एक कैजुअल वर्कर है। तो जब अपनी पूरी वर्कफोर्स में जो जनता काम कर रही है, 70 करोड़ की जनता करीबन काम कर रही है, उसमें जब लेबर की परसेंटेज बढ़ती जाए, तो उस सिचुएशन को बोलोगे कैजुअलाइजेशन। व्हेन परसेंटेज ऑफ कैजुअल वर्कर स्टार्ट राइजिंग इन द टोटल वर्कफोर्स इज नोन एज कैजुअलाइजेशन। क्या सर लिखना है? यही लिखना है, बस इतना से ही लिखना है। अब मैं तुमसे पूछ लूं कि कैजुअलाइजेशन लीड्स टू बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, तो थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज ऐड करके लिख लेना। इसमें कैजुअल वर्कर जरूर समझाना, एग्जाम्पल जरूर देना। सेम कंसेप्ट इनफॉर्मलाइजेशन।
इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है? पहले तो ये समझ लो इनफॉर्मल वर्कर क्या होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल मतलब, फॉर्मल मतलब जिसके पास प्रॉपर टाइम है। आज एक बैंक का मैनेजर, उसको पता है मेरे को 10 बजे पहुंचना है और 6 बजे छुट्टी मिलेगी। आज एक एम्प्लॉई है, उसको पता है मेरे को मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सुबह 9 बजे पहुंचना है और मेरे को 5 बजे छुट्टी मिलेगी। एक मजदूर है, उसको पता है मेरे को 8 बजे जाना है, 4 बजे छुट्टी मिलेगी। मतलब दे आर फॉर्मल, दे नो द वर्क। अब मैं ऐसा नहीं है मैंने मजदूर को बोला तो वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल नहीं हो सकता। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। जो भी पर्सन जिसके पास एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड है, रोज उसको यूनिफॉर्म पहननी है, उसके पास काम करने का एक प्रॉपर पता है मेरे को जाके कंप्यूटर पे बैठना है, वो फॉर्मल वर्कर की कैटेगरी में आता है। और इनफॉर्मल क्या हुआ? जिसको ये पता ही नहीं है मेरे को कितनी बजे जाना है, मेरा क्या काम है, आज क्या सेल्स होने वाली है, आज क्या मेरे को कमाना है, आज कौन सा कस्टमर आएगा। नो यूनिफॉर्म वर्क, no uniform time, no uniform dress code, means there is no uniformity in work. तो ऐसे पर्सन को, ऐसे वर्कर को इनफॉर्मल वर्कर बोलते हैं। अगेन इनफॉर्मलाइजेशन, जब वर्कफोर्स में इनफॉर्मल वर्कर की पॉपुलेशन बढ़ती जाए, when percentage of informal worker start rising in the total workforce is known as informalization. It is also a process. And इनफॉर्मल वर्कर क्या है? वापस जो मैंने अभी बोला वही सब, ठीक है। अब एक लास्ट टर्म जो बचती है वो है जॉब लेस ग्रोथ। सोचो, तोड़ो वर्ड को लो, जॉब लेस फिर भी ग्रोथ, जॉब लेस फिर भी ग्रोथ। देखो इस डायग्राम को देखो, छोटा सा बना रखा है। प्रोडक्शन जब मशीनों से करवाओगे और लेबर को इग्नोर करोगे, means we are using capital intensive technique and we are ignoring labor intensive technique. This will lead to GDP growth, प्रोडक्शन बढ़ेगा, बट किसके द्वारा? मशीनों के द्वारा। आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एमएनसीज है, उनको लेबर से मतलब है क्या? ज्यादा नहीं, उनको मतलब है मशीनों से काम करवाओ, फटाफट टेक्नोलॉजी लेके आओ, टेक्नोलॉजी मशीनें काम करेंगी। इसको क्या बोलोगे? जॉब लेस ग्रोथ। व्हेन जीडीपी इंक्रीजेस इन द इकोनॉमी but with the use of more capital and less of labor, it is known as jobless growth. Again it is a sign for backwardness of the economy. main सारा कंटेंट एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके मैं कुछ, देखिए इसके क्वेश्चंस का जो आपको लैंग्वेज लिखनी है वो तो आपको डिस्प्ले कर रहा हूं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो इसके अलग तरीके से आ जाते हैं, जो आपको कंफ्यूज करते हैं इस चैप्टर में से, वो मैं 4-5 क्वेश्चन जिसमें डिस्प्ले कर रहा हूं अभी स्क्रीन में, उसका स्क्रीनशॉट खींच के एक बार रीड जरूर कर लेना। ओके गाइस, सो नेक्स्ट चैप्टर में अपन मिलते हैं। मुझे लगता है इस वीडियो ने आपके इकोनॉमिक्स को बनाया होगा आसान। अब इस बार लाने हैं इकोनॉमिक्स में 80 on 80। मैंने कोशिश पूरी करी है कि वीडियो को, हर कंटेंट को शॉर्ट में देने की कोशिश करूं, बट आगे नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। स्टे ट्यून्ड गाइस, सी यू टुमारो।